और क्वेश्चन कौन सा था बताओ। m square n raised minus n raised to 4 is equal to 2009. अच्छा, ये m स्क्वेयर Find if m and n belongs to integer m and n बिलोंग्स टू इंटीजर, कितने लोगों ने कर minus लिया है? n raised to 4 is equal to 2009. हाँ हाँ, कितने लोगों ने कर लिया ये? उत्कर्ष, शेखर, अपूर्वा, चेतन, सुदर्शन, हैरम, नीरज, बाकी लोग सोहम, प्रणव, कृष्णा, यश, आयुष, कल्याणी। हाँ ठीक है, बहुत लोगों ने किया। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे? मेरे 8 आए सर। 8। Only one. Only one, sir. ओनली वन नहीं, देख लो, चलो देखो अब यहाँ पे। Only one. ठीक है, देख लो ओनली वन आते हैं, कितने आते हैं। हाँ, ये श्रिया का सही है, 4 आते हैं। अब कैसे आते हैं वो देखो, इसको फैक्टराइज करेंगे हम। m माइनस एन स्क्वेयर एंड m प्लस एन स्क्वेयर, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे, और इधर 2009। तो 2009 को भी हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, ताकि हम एक इसको दे सके और एक इसको, क्योंकि ये m माइनस एन स्क्वेयर एक इंटीजर और m प्लस एन स्क्वेयर एक इंटीजर है, क्योंकि हमें m और n दोनों इंटीजर गिवन है। तो ये देख लो, 2009 को लिखना है तो 1 इंटू 2009, एंड इसके नीचे वो उसके 4 केसेस आते हैं, हमें पता है वो कौन से। अब ठीक, फिर उसके बाद अगला, ये किससे डिवाइड होता है 2009 और 7 से होता है क्या? Yes, sir. 287 and 7. 287 एंड 7, एंड उसके नीचे उसके 3 केसेस, वो नीचे के 3 केसेस कौन से 49 and क्लियर है ना? 41. नीचे के 3 केसेस क्लियर है ना? कौन से? 287 7 माइनस 287 माइनस 7 माइनस 2 7 माइनस 2, ये वाले। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 41 इंटू 49। 41 इंटू 49 है, इसके नीचे उसके 3 केसेस। तो सबसे पहले वाला हम देखते हैं अब, जिसमें m माइनस एन स्क्वेयर को 1 दिया और m प्लस एन स्क्वेयर को 2009 दिया है। तो चलो देख लो, m माइनस एन स्क्वेयर को 1 है एंड m प्लस एन स्क्वेयर 2000। सबसे हमें क्या चाहिए था, जैसे इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये m माइनस एन स्क्वेयर एंड m प्लस एन स्क्वेयर, दोनों का सम क्या आता है 2m। ठीक है, दोनों का सम 2m आता है, तो इन दो इंटीजर का सम भी क्या आना चाहिए था 2m। इसके लिए उन दोनों इंटीजर का क्या होना जरूरी था, दोनों का इवन या तो दोनों का ऑड। तो दोनों ऑड है, यहाँ पे भी दोनों ऑड है, यहाँ पे भी दोनों ऑड है, तो इसमें से किसी को हम डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते, सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। तो पहला m माइनस एन स्क्वेयर 1 m प्लस एन स्क्वेयर 2009, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 2010, तो m इज इक्वल टू Yes, sir. 1005। तो m अगर 1005 आ रहा है तो n स्क्वेयर कितना आएगा? -1004। माइनस 1004। ठीक है, तो यहां से बताओ क्या ये पॉसिबल होगा कि n स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1004? No. नो। नहीं होगा। मतलब यहां से जब हम ऑर्डर्ड पेयर्स निकालेंगे, ये देख लो m कॉमा एन स्क्वेयर के, अब तो एक तो चलो हमें मिल गई 1005 कॉमा माइनस 1004, दूसरी क्या मिलेगी 1005 कॉमा 1004, क्योंकि नीचे और 3 केसेस है ना इसके, देन माइनस 1005 Minus 1005, हाँ 1004. एंड माइनस 1005 माइनस 1004। अब ये देखते हैं, पहली वाली केस तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि एन स्क्वेयर माइनस 1004 नहीं हो सकता है, एंड ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ये दोनों गए। बात करेंगे अब इसकी, यहाँ पे एन स्क्वेयर कितना है 1004, क्या इंटीजर है क्या? Yes. Yes, sir. नहीं नहीं, यहाँ से एन इंटीजर मिलता है क्या?
बताओ। नो सर। नहीं मिलेगा। No. तो इसको ले सकते हैं क्या हम? No. नहीं No, ले sir. सकते। तो पहले वाले को तो नहीं ले सकते, ये भी गया, क्योंकि हमें n कैसा चाहिए था? इंटीजर। क्लियर है ना कैसे कर रहे हैं ये? हमने बस एक को सॉल्व किया, हमें m,n² की एक ऑर्डर्ड पेयर मिली। उसके बाद के 3 ऑर्डर्ड पेयर्स तो हम बता ही सकते हैं डायरेक्टली, साइन बस चेंज करते हुए चलना है उनका। तो ये आ गई, तो ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी और ये भी मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा नंबर जो है वो n² है, n² माइनस 1004 तो हो नहीं सकता है। तो ये वाली एन ये वाली तो गई, पहली एन चौथी। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, इसकी जब बात करेंगे तो यहाँ पे देख लो, ये 1004, ये 1004, तो n² इज इक्वल टू 1004। तो यहाँ से n हमें इंटीजर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये 1004 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये गया। अब अगला m माइनस n² इज इक्वल टू 7 एंड m प्लस n² इज इक्वल टू 287। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2m इज इक्वल टू कितना आ रहा है? वैसे भी यहाँ पे किसने बताया माइनस आता है? ये वैसे प्लस आएगा, ये देख लो करके, n² 104 आएगा, 1004, हाँ ना। लेकिन मिलने तो यही 4 ऑर्डर्ड पेयर्स वाले, उनके यही 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। तो उनमें से ये वाला ये वाला तो गया, और ये वाला क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां से n इंटीजर नहीं मिलता है। तो अब ये 2m इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने पे ये 294, तो m इज इक्वल टू 147। तो n² कितना आ रहा है? 147. 140 आएगा। तो उसके 4 ऑर्डर्ड पेयर्स देख लो। अरे यहाँ पे देख लो ना, m की वैल्यू हमने पुट की, m की वैल्यू 1005, तो वो उधर जाके n² कितना आएगा? 1004। ठीक है ईशान? Yes, sir. अब यहाँ पे देख लो, ये n², m की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 147, तो वो उधर जाएगा तो n² 140। तो यहाँ पे जो m,n² के जो ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले वो क्या है? 147, 140, फिर 147, माइनस 140, माइनस 147, 140 एंड माइनस 147, माइनस 140। तो ये तो दोनों ऐसे ही चले गए, सेकेंड एंड फोर्थ। अब n² इज इक्वल टू 140 वाला देख लेते हैं, क्या यहाँ से n हमें इंटीजर मिलेगा क्या? No, No. sir. क्योंकि ये 140 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से n हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिले, ये n इंटीजर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये n इज इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस अंडर रूट 140, ये कोई इंटीजर नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ से भी कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट के ऊपर चले जाएंगे, थर्ड। उसमें था m माइनस n² इज इक्वल टू 41 एंड m प्लस n² इज इक्वल टू 49। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2m इज इक्वल टू 90, m इज इक्वल टू 45, और m इज इक्वल टू 45, तो n² इज इक्वल टू 4। तो देख लो यहाँ से मिलने वाला है, लेकिन पहले ये m, n² के ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेते हैं। 45, 4, 45, माइनस 4, माइनस 45, 4 एंड माइनस 45, माइनस 4। ये वाला सेकेंड एंड थर्ड तो चला गया, वो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि n² निगेटिव नहीं हो सकता है कभी, ये तो गया। अब उसके बाद ये फर्स्ट में एंड थर्ड में n² 4 आ रहा है, तो यहाँ से n इंटीजर मिलेगा क्या? Yes, Yes. sir. 2. और क्या मिलेगा? प्लस माइनस 2, 2. प्लस माइनस 2। ध्यान रखना कैसे करते हैं अब इसको। 4 को इधर लेके आ जाओ, हर बार मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख रहा हूँ। अब उसका रीजन देख लो, यहाँ पे बता देता हूँ। 4 को इधर लेके आ गए, इसके फैक्टर्स n माइनस 2, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो, यहाँ से हमें 2 भी मिल रहा है, माइनस 2 भी मिल रहा है, तो प्लस माइनस 2। क्लियर है? तो ध्यान रखना, Yes, sir. हाँ, सिर्फ 2 नहीं, माइनस 2 भी। सिर्फ 2 लिखने पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम हो जाएंगे। अब n की हमें 2 वैल्यूज मिल गई, प्लस 2 या तो माइनस 2। तो ऑर्डर्ड पेयर्स देख लो, m, n के बताने हैं ना अब, m, n के ऑर्डर्ड पेयर्स। तो m की वैल्यू अगर हमने 45 ले ली, तो n की हमें कितनी वैल्यूज मिल रही है? n की 2 एंड माइनस 2, है ना? Yes, sir. Yes.
एंड m की वैल्यू -45 भी हो सकती है। देखो ये थर्ड वाला, यहाँ पे n स्क्वायर 4 है, तो अगर हम m कॉमा n क्या लिखेंगे तो -45, 2 एंड -45, -2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके Yes, से ये sir. 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. सर 2 मिनट कौन सा? सर राइट करना है। कौन सा? ये वाला पेज है अगले वाला? यस सर ये वाला। हाँ लिखो। पहले तो हमने m कॉमा n स्क्वायर के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे, उसमें से वो जब n स्क्वायर निगेटिव आता है तो वो तो ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद n स्क्वायर 1004 आ रहा है तो उसको हमने देखा, लेकिन वो तो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है 1004, तो वहां से n तो इंटीजर नहीं आने वाला है, तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा। सेम अगले वाले में भी वही होगा, n स्क्वायर 140 आ रहा है तो वहां से भी कुछ नहीं मिलेगा, n इंटीजर चाहिए था हमें, थर्ड वाले से मिल जाएगा। ये वाला पेज हो गया। यस सर होगा। और हमने क्यूब वाले आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस देख लिए थे ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। Yes, sir. ठीक है, ये थर्ड वाले को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n value of n if n square plus 2n minus 8 is prime number where n belongs to natural number है। मतलब हमें ऐसे n चाहिए जो कि नेचुरल नंबर भी हो एंड उसके लिए ये n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 एक प्राइम नंबर आए। तो देख लो, अब जब भी कोई ये इस तरीके का एक्सप्रेशन हमें दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि वो प्राइम नंबर है, तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बताओ, तो उसको कैसे करेंगे। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2. दो। कौन से? 1 and number and itself. itself. 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो उसी पॉइंट की हम हेल्प लेंगे,
तो हमें जो एक्सप्रेशन गिवन रहेगा उसको हमेशा दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। जो भी वहां पे एक्सप्रेशन गिवन रहेगा उसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या आते हैं बताओ, इसके फैक्टर्स n+4 n-2 आएंगे, बोलो। आवाज आ रही ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. तो फैक्टर्स आएंगे उसके n² + 2n-8 के। अब ये हमें प्राइम नंबर चाहिए था और इसको हम दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो एक फैक्टर क्या होगा? 1। एक फैक्टर का 1 होना मस्ट है क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं ना, 1 एंड दैट नंबर इटसेल्फ। तो इसको हमें प्राइम नंबर शो करना है, उसके लिए n बताना है क्या आएगा। तो हमने दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। अब उसमें से एक फैक्टर का 1 होना मस्ट है, तो दूसरा फैक्टर क्या आना चाहिए उसके लिए? प्राइम नंबर, है ना। ये पूरा n+4 और- हमने 1 लिया है, तो इसके लिए n-2 एक प्राइम नंबर आना चाहिए। या तो ये भी हो सकता है कि ये 1 हो जाए एंड ये प्राइम नंबर आ जाए, ये हो सकता है ना। Sir, yes, sir. हाँ बोलो। आपने इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे फाइंड किए? ये फैक्टराइज, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना नहीं आता क्या तुम लोगों को? मिडल टर्म स्प्लिट से, हाँ मिडल टर्म स्प्लिट मेथड हाँ, से। वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ओके सर। आता है ना सभी एक लोगों बार को बताओ ना। यस सर, आता है। अरे ये Yes, sir. आता है सर, आता है। अब जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ये लिखता है x² + 5x + 6, कैसे करते हैं इसको फैक्टराइज? फाइव को ऐसे लिखेंगे, वे 5 को कैसे लिखेंगे? 3x - 2x, इस तरीके से। अब ये देख लो, यहाँ से x बाहर, ये x - 3, यहाँ से -2 बाहर, x - 3। ऐसे ये तो 8 9 में ही हो जाता है ना। ये देख लो, यस सेम सर। वही किया है। सभी लोगों को आता है या किसी को दिक्कत है इसमें? आता है सर। आता है सर, आता है। चलो ठीक है, वही किया है। ये क्वाड्रेटिक था तो इसको फैक्टराइज किया है। अब यहाँ पे जो 2n है उसको हम लिखेंगे 4n + 4n - 2n, इस तरीके से, ताकि ये 8 को कैसे लिख सकते हैं? 4 × 2 से। तो उसकी वजह से ये डिसाइड, अब वो तो पता अच्छे से करवाया ही जाता है 8 9 में। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, इसको अगर हमने -1 लिया तो ये माइनस प्राइम आ जाए, तब भी देख लो दोनों का प्रोडक्ट प्राइम में आ रहा है क्या? Yes, sir. एंड चौथा ये पॉसिबल हो सकता है कि ये माइनस प्राइम और ये -1 बन जाए, है कि Yes, नहीं? sir. तो अब आइंदा से याद रखना, जब भी कोई एक्सप्रेशन हमें बोला जाता है कि वो प्राइम नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे एंड देन उसके बाद ये चार पॉसिबिलिटीज, ये 1 हो जाए ये पूरा फैक्टर, तो उसके लिए ये प्राइम नंबर आना चाहिए। ये अगर 1 ले लेंगे तो उसके लिए ये प्राइम नंबर आना चाहिए। ये भी हो सकता है कि ये -1 हो जाए तो उस केस में ये माइनस प्राइम आ जाए, देन ये माइनस प्राइम तो ये -1, तो ये चार केसेस बनते हैं। तो प्राइम नंबर में हमेशा इसी तरीके से अप्रोच करना है, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और ये चार केसेस। तो पहले वाले को हम डील करते हैं जिसमें n+4 = हमने 1 लिया है, तो n = कितना आ जाएगा? -3। -3। लेकिन इसको आगे सॉल्व, इसके लिए ये प्राइम नंबर आता है या नहीं आता ये चेक करने की जरूरत है क्या? नो सर, क्योंकि देख लो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, n इज नेचुरल 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 नंबर। नंबर चाहिए था। तो भले ही इसके लिए अगर ये प्राइम नंबर आ जाए, लेकिन क्या फिर हम इसको ले पाएंगे क्या? नो। नहीं। ले पाएंगे, क्योंकि हमें n नेचुरल नंबर चाहिए था, तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हट गया।
पहले केस का काम खत्म हो गया। दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। अब उसमें n-2 इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। ये एक नेचुरल नंबर आ रहा है, तो आगे हम बढ़ेंगे। उसके लिए चेक करेंगे n+4 क्या आता है। तो बताओ n+4 क्या आएगा? 7 7 7 n+4 7 आ जाता है, जो कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर। तो ये वाली केस सेटिस्फाई, और इसको अगर हमने 1 लिया तो ये प्राइम नंबर आ रहा है, तो n की जगह पे 3 ले सकते हैं क्या हम? यस सर। ले Yes, सकते sir. हैं। तो ये आ जाएगा, और वो नेचुरल नंबर भी है, तो इसकी वजह से ले सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड में अब इसको हमने -1 ले लिया, n+4 इज इक्वल टू -1, तो n इज इक्वल टू -5। आगे कुछ करने की जरूरत है क्या? नो। नो सर। ये नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, तो कहानी खत्म हो गई इसकी। फिर उसके बाद n-2 इज इक्वल टू -1, तो n इज इक्वल टू 1। अब इसके लिए चेक करेंगे कि ये n+4 कितना आता है। n+4 आ जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 1, 5. 5 n इज इक्वल टू 1, देन n+4 जो आता है वो 5 है। अब लेकिन हमें तो लेकिन क्या चाहिए था, बताओ? ये अगर Minus prime. -1 है तो प्राइम। हमें माइनस प्राइम चाहिए था, लेकिन वो आ रहा है प्राइम, तो ले सकते हैं क्या? No. नो सर। ले सकते हैं, तो ये भी गया। अगर हमने इसको -1 लिया तो हमें दूसरा फैक्टर माइनस प्राइम मिलना चाहिए था, लेकिन वो प्राइम मिल रहा है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 नहीं ले सकते, तो ये केस भी हट गई। तो फाइनली हमें n की कितनी वैल्यूज मिली? एक। a की कौन सी? 3 1 3 3 वैल्यू मिली सिर्फ। तो क्लियर है, तरीका क्लियर है कैसे करेंगे, कंसेप्ट इसके पीछे का। क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन चेंज करके दिए जाते हैं, कंडीशंस अलग हो सकती है, नेचुरल नंबर की जगह पे इंटीजर हो सकती है। करना कैसे, ये क्लियर है क्या? yes यस सर। दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, और ये चार पॉसिबिलिटीज 1 प्राइम प्राइम 1 -1 माइनस प्राइम एंड माइनस प्राइम -1, उसके अकॉर्डिंगली उसको डील कर लिया। तो वहां से हमें n की बस एक ही वैल्यू मिली 3, इसके अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. नो सर। सर वो अगली वाली स्लाइड दिखाओ। ये वाला हो गया सभी लोगों का? नो सर। Yes. Yes, नो sir. सर। लिखो लिखो चलो। तो लगभग आइडेंटिटी से रिलेटेड हमने हर एक तरीके का क्वेश्चन देख लिया है अब। ठीक है, अभी तक जितना भी हुआ आइडेंटिटीज के क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। कंसेप्ट क्लियर कर लो। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे ये चार पॉसिबिलिटीज, ये इसका कंसेप्ट है। बाकी डाटा आप कितना भी चेंज करते रहे, वो हम इस कंसेप्ट के बेसिस पे इसके कितने भी क्वेश्चन आने दो उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ये चार केसेस। ठीक है, चलो ये वाला पेज हो गया। अब Yes, sir. नेक्स्ट, तो फाइनल आंसर है n इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है ये देख लेते हैं।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर आने से पहले हमें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, तो वो पहले लिख लेते हैं, देन फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो लिखो यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो लिखो एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to an x की पावर n प्लस an minus 1 x की पावर n minus 1 an minus 2 x की पावर n minus 2 डैश 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 अप टू a नॉट। ऐसे चलता जाएगा, पावर कम कम होती जाएगी x की, फाइनली x की पावर 0, ऐसे चलते जाएंगे। is called as polynomial expression of degree n if n belongs to whole number and an not equal to 0। तो इसको एक नाम होता है an को, इसको कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। पहले ये लिख लो, बताता हूँ ये क्या, ऐसा क्यों। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब ये देख लो, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले हम इसकी बात करते हैं, देन डिग्री क्या होती है वो देख लेते हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होने के लिए ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, उन सब की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो उन सब की पावर अगर होल नंबर है तो उसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो हाईएस्ट पावर होती है उसी में से, ये जो होल नंबर्स पावर आ रही है उनमें से जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे कि यहाँ पे हमें n दिख रही है, तो उसको कहा जाएगा उसकी डिग्री, उस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हाईएस्ट पावर होगी उसको, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये पॉलिनोमियल n डिग्री का बताना है, तो उसके लिए इस an का नॉन जीरो होना मस्ट है, क्योंकि अगर an जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो क्या उसमें हाईएस्ट पावर n रहेगी क्या? No, No, sir. नहीं रहेगी। तो ये डिग्री n का है, तो इसका कोएफिशिएंट, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं an माइनस 1 इनको, तो इसका नॉन जीरो होना मस्ट है, ठीक है। तो इस वजह से ये सेकंड आया। एंड पहले पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी वेरिएबल्स है, जहां जहां वेरिएबल आ रहा है उन सब की पावर होल नंबर आनी चाहिए। अगर किसी इसमें पावर होल नंबर नहीं आ रही है तो वह पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा, सब में पावर होल नंबर होनी चाहिए तब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। एंड उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है उसकी, उसको कहते हैं उसकी डिग्री। एंड अब यहाँ पे डिग्री n का ये पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब इसका ये जो कोएफिशिएंट है n, ये नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये क्योंकि हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट आ रहा है, इसकी वजह से इसको लीडिंग कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। एंड बाकी ये जो है an माइनस 1, an माइनस 2 डैश 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 अप टू a नॉट, इनको कोएफिशिएंट्स कहेंगे। और उसी में an को लीडिंग कोएफिशिएंट कहेंगे क्योंकि वो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है, आर कॉल्ड एज कोएफिशिएंट्स। क्लियर है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन? yes, sir. पावर्स होल नंबर देखनी है बस,
एक्सप्रेशन में, तो होल नंबर्स अगर आ रही है तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, एंड जो हाईएस्ट पावर होगी उसको कहा जाएगा उसकी डिग्री, एंड उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको कहा जाएगा लीडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो लिखो अब इस पे क्वेश्चन। सर आइडेंटिफाई, इसका मतलब an लीडिंग कोएफिशिएंट है ना? हाँ हाईएस्ट पावर का है ना, तो उसकी वजह से उसको लीडिंग कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सर उसको कोएफिशिएंट नहीं कह सकते क्या, मतलब दोनों कह सकते हैं? कोएफिशिएंट ही है ना, कोएफिशिएंट ही वो एक, लेकिन वो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट है तो उसको लीडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, एक तरीके ओके से सर। कोएफिशिएंट ही है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, identify which of the following are polynomial expression, and if it is polynomial expression, find its degree and leading coefficient. Sir, can you repeat? Identify which of the following is polynomial expression, and if it is polynomial expression, find the degree and leading coefficient. तो पहला है f of x is equal to 2x plus 1. Sir, what is after find the degree? Degree and leading coefficient. तो ये बताओ पहला वाला पॉलिनोमियल है क्या? बताओ। Yes. यस सर। Yes. पावर देख लो, होल नंबर है, यहाँ पे x की पावर 1, एंड यहाँ पे कुछ One. नहीं, मतलब x की पावर कितना है 0, तो पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। डिग्री कितनी है इसकी? 1। 1. 1, एंड लीडिंग कोएफिशिएंट 2, 2. है ना। और इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, को नाम भी दे सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगला वाला पॉलिनोमियल है क्या? यस सर। Yes. Yes, sir. डिग्री 2। 2. 2, लीडिंग कोएफिशिएंट 3। 3। अब इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है क्या? नो। No, sir. क्यों नहीं है? Yes, sir, it is. है ना। सब क्यों नहीं बोला तुम लोगों ने, पहले ये Yes, बताओ। sir. यस यस, सॉरी सॉरी। पावर तो होल नंबर ही आ रही है ना, सब में देखो पावर होल नंबर है, कहीं पे ऐसा हो रहा है क्या होल नंबर नहीं है? नहीं, हर जगह पावर No, होल नंबर है, sir. तो ये पॉलिनोमियल है। डिग्री 3. 3। 3, एंड लीडिंग कोएफिशिएंट 2. है। 1। 1। हाईएस्ट पावर का देखना होता है हमेशा, 1. तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट तो 1 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए बताओ पॉलिनोमियल है क्या? Yes. Yes. है, Yes, sir. है ना। यस। Yes, sir. फिर उसमें उसकी डिग्री बताओ क्या है? 4. 4। 4. 4. और उसको एक्सपांड करना पड़ेगा हमें,
उसको एक्सपांड करके लिखना पड़ेगा। तो एक्सपांड करके लिखो तो x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो वो डिग्री कहलाएगी। एंड लीडिंग कोएफिशिएंट 1. 1. 1. 1. और इसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक, ये बाई क्वाड्रेटिक, ऐसे नाम है इनके। ठीक है, उसके बाद ये अगला पॉलिनोमियल है क्या, Yes. है मल्टीप्लाई करके लिखो इनको। हाईएस्ट पावर कितनी आएगी 3. 3 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट 1. 1. ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे डिग्री जो है वो इसकी आ जाएगी 3 एंड लीडिंग कोएफिशिएंट आएगा 1 फिफ्थ वाले का। एंड ये सिक्स्थ वाला पॉलिनोमियल है क्या, No, sir. नहीं है, हाँ सर। क्योंकि ये देखो यहाँ पे No, पावर sir. 2 है, लेकिन इस वाले टर्म में पावर कितनी है, ऊपर जब ले जाएंगे तो -2. -2, वो होल Minus नंबर two. नहीं है, तो इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, क्लियर है अब? Yes, sir. Yes, sir. कोएफिशिएंट, ठीक है। 1 डिग्री के इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक एंड 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक। तो लिख लो इसको जल्दी से। अब उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। हो गया, Yes, Yes. sir. चलो ठीक है, फिर आगे है फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन उसके पहले ये रूल मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, Yes, sir. Yes. है ना। इसी की हेल्प से अब हम फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं, कैसे वैलिड होते हैं। डिविडेंड, अब जो फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम होगा उसमें डिविडेंड एक पॉलिनोमियल रहेगा, डिवाइजर भी एक पॉलिनोमियल रहेगा, तो क्वेश्चन भी एक पॉलिनोमियल आएगा एंड रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये सारी चीजें पॉलिनोमियल होगी। तो लिखो अब इसमें सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में लिख लो, इफ पॉलिनोमियल f of x is divided by x minus a is divided by x minus a, then is divided by x minus a, then f of a is the remainder of polynomial. Is the remainder of polynomial. ठीक है, f of a is the polynomial remainder, इतना लिख लो बस। अब वो देख लो कैसे आता है। इसमें पॉलिनोमियल f of x डिवाइड हो रहा है x माइनस a से, तो f of x क्या रहेगा, डिविडेंड, x माइनस a क्या रहेगा, Divisor. डिवाइजर। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, तो उसको q से Yes, sir. रिप्रेजेंट कर देते, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा।
अब वो क्या होता है उसके लिए हमें एफ ऑफ एक्स गिवन रहना चाहिए। अभी तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। एंड यहाँ पे रिमाइंडर, तो ये देख लो, अगर हम x की जगह पे a पुट करते हैं, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू a, तो ये एफ ऑफ ए आ जाएगा। एंड ये वाली टर्म बताओ कितनी हो जाएगी, ये पहली q इंटू एक्स माइनस ए, 0. 0. 0। तो क्या बचेगा r। तो देख लो यहाँ से रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आ रहा है क्या। Yes. तो वही है, यही होता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अगर पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो एफ ऑफ ए उसकी क्या आ जाती है, रिमाइंडर आ जाती है। ठीक है। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें रिमाइंडर थ्योरम में। हो गया। 1 minute. Yes. Yes, sir. ठीक है, लिख Yes, लो, sir. जल्दी करो। Done. ठीक है, नेक्स्ट अब है फैक्टर थ्योरम। Done, sir. हाँ, फैक्टर थ्योरम। सर एक सेकंड पीछे लो ना। हाँ, लिख लो जल्दी। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट अब फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, तो इसमें अब तुम बताओ, इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो रिमाइंडर कितनी आएगी। 0. अगर फैक्टर रहेगा तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0. 0 ही आने वाली है। देन रिमाइंडर, और रिमाइंडर किसके इक्वल होती है, एफ ऑफ ए, को है ना। डिविडेंड. नहीं, एफ ऑफ ए, दैट इज एफ ऑफ ए इज 0, है कि नहीं। अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते तो रिमाइंडर एफ ऑफ ए आती है, लेकिन अगर x माइनस ए फैक्टर ही हो गया तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही से बताओ, अगर एफ ऑफ ए 0 आ रहा है तो उससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। X minus A भी 0 है. ये x माइनस ए 0 नहीं, उल्टा देखो ना स्टेटमेंट को। अगर एफ ऑफ ए 0 आ रहा है तो क्या होगा, Question भी 0. अरे फैक्टर भी 0 होगा. फैक्टर 0 क्यों होगा, ये x माइनस ए फैक्टर होगा, ये बोलना है ना। अगर x माइनस ए फैक्टर है तो एफ ऑफ ए 0, तो एफ ऑफ ए 0 तो x माइनस ए फैक्टर बोल ही सकते हैं ना हम। फैक्टर होगा. हाँ, देन x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसी स्टेटमेंट का हम यूज करने वाले अब क्यूबिक को फैक्टराइज करने में, मीन्स हायर डिग्री के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। ध्यान रखना इस स्टेटमेंट का, उसमें अगर हमें एफ ऑफ ए 0 मिल जाएगा तो x माइनस ए उसका क्या आ जाएगा, एक फैक्टर आ जाएगा। तो ये होती है फैक्टर थ्योरम।
अब यहाँ पे एक चीज और बताओ तुम, डिवाइजर अगर n डिग्री का है, डिवाइजर अगर n डिग्री का है तो रिमाइंडर मैक्सिमम कितने डिग्री की हो सकती है? n नहीं, थोड़ा सोचो ना। डिवाइजर अगर n डिग्री का है, डिवाइजर अगर n डिग्री का है तो रिमाइंडर मैक्सिमम कितने डिग्री की हो सकती है? n-1। n-1। ये ध्यान रखना, रिमाइंडर हमेशा 1 डिग्री कम की ही रहेगी, ठीक है? रिमाइंडर की डिग्री कभी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकती है, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम रहेगी, ठीक है? तो नोट Yes, करके sir. एक पॉइंट लिख लेना, उसकी हेल्प भी हम देखते कैसे लेंगे इस पॉइंट की क्वेश्चन के थ्रू। इफ डिग्री ऑफ डिवाइजर इज n, degree of divisor is n, then maximum degree, ये मैक्सिमम है, ठीक है, उससे कम भी हो सकती है। if degree of the divisor is n, then maximum degree of remainder is n-1, इससे कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा n-1 ही हो, कम भी हो सकती है, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करनी है तो वो n-1 जा सकती है, उसके आगे नहीं बढ़ सकती है रिमाइंडर की डिग्री, ठीक है? तो if degree of divisor is n, then maximum degree of the remainder is n-1. ये तो हो गया पहला पॉइंट नोट में। अब दूसरा पॉइंट, अब हम फैक्टराइज करते कैसे पॉलिनोमियल को वो देखते हैं। तो लिखो इसमें इफ, तो जब भी हायर डिग्री के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है तो ये पॉइंट पहले देखेंगे हम। इफ सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स is 0, then x-1 is one of the factors of polynomial. अब ये देख लो कैसे, अगर कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है तो x-1 वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल रहेगा। पॉलिनोमियल के बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, उनमें से x-1 एक फैक्टर रहेगा। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, f of x is equal to x cube minus 2x square plus 2x minus 1। अब यहाँ पे तुम ये बताओ f of 1 कितना आएगा, f of 1 कितना आएगा ये बताओ। 0 1 0 minus 2, x की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 minus 2 plus 2 minus 1 0 आ जाएगा। एंड अगर f of 1 0 आ रहा है तो इसका एक फैक्टर हम क्या कहेंगे, इसको देखो, अगर f of a 0 तो फैक्टर x माइनस है, वैसे ही f of 1 0 तो फैक्टर x minus 1. x माइनस 1 आएगा। एंड इसमें कोएफिशिएंट का सम देख लो तुम कितना है, कोएफिशिएंट का सम 1, ये कोएफिशिएंट x क्यूब का 1 है, ये -2, ये 2 और ये -1, तो कोएफिशिएंट का सम 0 है। Yes, sir. तो ये बात तो क्लियर हो रही है ना कि अगर कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है तो एक फैक्टर क्या रहेगा,
X minus one. X x minus माइनस वन। तो फिर उसमें वैल्यूज पुट करके वो चेक करने की जरूरत नहीं किसके लिए जीरो आता है f, उसमें डायरेक्टली एक फैक्टर x माइनस वन आएगा, ये हम बोल सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर निकाले कैसे? तो दूसरा फैक्टर तो तुम x माइनस वन से इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, है कि नहीं? डिवाइड करना, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना आता है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. उससे तुम Yes. दूसरा फैक्टर निकाल सकते हो, या तो फिर सिंथेटिक डिवीजन देख लो, एक तरीका होता है, मैं भी कुछ लोगों को पता होगा कि सिंथेटिक डिवीजन से भी दूसरा फैक्टर निकाला जा सकता है। तो ये बताओ, पहले तो ये बताओ ये कौन से x के लिए जीरो होगा, ये फैक्टर पहला जो निकला है कौन से x के लिए? 1. 1 1. 1 के लिए जीरो होगा, तो वो वाला 1 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कोएफिशिएंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स में हम उसको लिखेंगे, मींस सबसे पहले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट आएगा यहाँ पे हायर डिग्री का, फिर उसके बाद वाले पावर का कोएफिशिएंट -2, देन 2, देन -1। क्लियर है क्या क्या कर रहे हैं? पहले तो यहाँ पे कौन सा x लिखा, हम कौन सी वैल्यू लिखी जिसके लिए ये वाला फैक्टर जीरो आता है, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए जीरो आता है, तो 1 यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने कोएफिशिएंट्स को लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर, मीन सबसे पहले यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या एक्स क्यूब है, 3 है, उसका कोएफिशिएंट 1, देन पावर 2 वाले का, फिर 1 वाले का, एंड देन कांस्टेंट, इस तरीके से। अब आगे ध्यान से सुनना, ये जो पहला वाला 1 होगा, ये पहला वाला 1, उसको हम एज इट इज नीचे ले लेंगे। ये पहला वाला कुछ भी नंबर आने दो यहाँ पे, 1 के अलावा और भी आ सकता है दूसरा कोई, तो उसको एज इट इज नीचे ले लेंगे, ठीक है? अब उसके बाद ये 1 इंटू ये 1 इंटू 1 ही आएगा, उसको दे देंगे -2 के नीचे, अगले वाले नंबर के नीचे। तो ये 1 इंटू 1 2 आएगा, उसको दे दिया हमने -2 के नीचे, और इन दोनों को करेंगे ऐड, ठीक है? इन दोनों को करेंगे ऐड, तो दोनों का एडिशन आता है -1। फिर अगेन अब ये 1 इंटू -1, ये 1 इंटू -1 उसको देना है उसके अगले वाले नंबर के नीचे, तो 1 इंटू -1 2 के नीचे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा 1। फिर उसके बाद 1 इंटू 1 अगले वाले नंबर के नीचे, एंड ये फाइनली 0 ही आ जाएगा, और आना भी चाहिए, ठीक है? अगर ये x -1 फैक्टर रहेगा तो फाइनली 0 ही आ जाएगा, क्योंकि x -1 अगर फैक्टर रहता है तो रिमाइंडर कितनी आती है? 0। तो ये एक तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर है, ये फाइनली जो आने वाला है वो रिमाइंडर होती है, तो 0, ठीक है? अब ये बताओ ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? ये वाला 1. 1. तो जो दूसरा फैक्टर आएगा, ये वाला पहला वाला फैक्टर तो 1 डिग्री का हो गया, तो दूसरा फैक्टर कितने डिग्री का? 0. 0. कुछ समझ के, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 3 डिग्री का आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट 3 डिग्री का आना चाहिए। ये 1 डिग्री का, तो ये 3. 2 degree. 3. 3 या 2? 3. 2. 2 ना? 3. 3. अरे 2, ये देखो, ये फिर अगर हमने 3 ले लिया तो एक्स क्यूब इंटू एक्स कितने बन जाएगा? एक्स की पावर 4, डिग्री 4 का बन जाएगा ना। तो अगला फैक्टर होगा 2 डिग्री का। अब वो 2 डिग्री का फैक्टर हो, मतलब अगला फैक्टर 2 डिग्री का होगा। अब उसमें उसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? तो यहाँ पे देख लो, ये जो पहला वाला नंबर आया है वो x² का कोएफिशिएंट रहेगा, ये अगला वाला जो नंबर है वो x का कोएफिशिएंट, एंड उसके बाद वाली कांस्टेंट टर्म, तो अगला फैक्टर ये है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो लिख लो इसको। कितने लोगों को पता था सिंथेटिक डिवीजन 10th में होता है शायद किसी किसी बोर्ड में? Yes. चलो सही है। Yes, sir. बाकी जिनको नहीं पता था अब तो समझ में आ गया कैसे करेंगे। Yes, sir.
ठीक है, सर लास्ट स्टेप एक्सप्लेन करो ना। कौन सी? वो आपने वो फैक्टर लिखा वो। यहाँ पे ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? 3 3। P ये वाला फैक्टर कितने डिग्री का है? 1 1। और इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 3 डिग्री का आना चाहिए। Yes, sir. तो इसकी वजह से ये वाला फैक्टर 2 डिग्री का होना मस्ट है। यस अब वो 2 डिग्री का होगा ये तो हमें पता चल गया। अब उसके कोएफिशिएंट्स, तो ये जो पहला वाला नंबर आएगा वो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये अगला वाला x का कोएफिशिएंट, एंड देन ये 1 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस तरीके से Yes, दूसरा sir. फैक्टर। ऐसे अब इसको फैक्टराइज करो तुम जल्दी से। f ऑफ x इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसको फैक्टराइज करो, जल्दी करो। सर ये सिंथेटिक मेथड है, वो बस जब रिमाइंडर 0 होता है तभी वर्क करती है। हाँ, दूसरा फैक्टर निकालना है। एक फैक्टर हमें पता है और दूसरा फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, एक और बार समझा देता हूँ, शौर्य ध्यान से सुनना। ये सबसे पहले तो ये पहला वाला फैक्टर कौन से x के लिए 0 रहता है, तो वो x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो वो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद हमें ये जो पॉलिनोमियल है उसमें जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं उनको लिखना है, लेकिन लिखेंगे कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स मीन सबसे पहले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, देन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले ये वाला 1 एज इट इज नीचे ले लेंगे। फिर उसके बाद इस -2 के नीचे क्या आएगा? तो ये वाला नंबर एंड ये वाला नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 1 इंटू 1 इसके नीचे, इन दोनों का अब एडिशन -1। फिर 1 इंटू -1 वो वाला नंबर जाएगा इस 2 के नीचे, इन दोनों का एडिशन 1। अब 1 इंटू 1 ये जाएगा इसके नीचे, इन दोनों का एडिशन 0। अब ये वाला फैक्टर 1 डिग्री का था, तो दूसरा फैक्टर 2 डिग्री का आना मस्ट है, तभी तो उन दोनों का प्रोडक्ट 3 डिग्री का आ पाएगा। तो दूसरा फैक्टर होगा 2 डिग्री का। अब उसमें कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे? तो ये जो 1 रहेगा ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये -1 ये एक्स का कोएफिशिएंट एंड ये कांस्टेंट टर्म रहेगी। अब क्लियर है? सही है श्रिया। अगला और किसी का आया? ये तो एक ही फैक्टर हो गया रे प्रणव, दूसरा निकालो ना। सही है। सोहम, यश, ऋषभ, रुशद। ठीक है। कृष्णा आया? अगला मधुरा। एक फैक्टर बताओ मधुरा, क्या है यहाँ पे?
सनीशा बताओ एक फैक्टर क्या है? आवाज आ रही ना मेरी? हाँ Yes, सर, मैंने sir. type किया है। हाँ बोलो सनीशा। x माइनस 6। नहीं, x माइनस 6 थोड़ी, यहाँ पे कोएफिशिएंट का सम देख लो ना कितना है। x माइनस 1। x माइनस 1 आएगा, क्योंकि कोएफिशिएंट का सम देख लो 1 माइनस 6 11 माइनस 6, कोएफिशिएंट का सम 0 है, तो इसका मतलब एक फैक्टर x माइनस 1। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। तो ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6, तो यहाँ पे इसका एक फैक्टर आएगा x माइनस 1, क्योंकि कोएफिशिएंट का सम हो रहा है 0। अब दूसरा फैक्टर निकालेंगे सिंथेटिक डिवीजन से, तो ये देख लो ये कहाँ पे 0 होता है, x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 यहाँ पे। फिर क्या करने वाले, कोएफिशिएंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का माइनस 6, एक्स का 11 एंड देन कांस्टेंट टर्म माइनस 6। अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं रहती, तो उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 देते। ध्यान रखना, अगर कोई टर्म मिसिंग रहती, मान लो एक्स क्यूब है उसके बाद सीधा एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वहां पे हमें क्या देना है, 0। अभी तो चलो एक्स स्क्वायर का है माइनस 6, तो वो दे दिया। ये पहला वाला नंबर एज इट इज नीचे, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके नीचे, इन दोनों का एडिशन -5, फिर उसके बाद 1 इंटू -5 इसके नीचे 11 के, इन दोनों का सम 6, 6 इंटू 1 इसके नीचे, इन दोनों का सम 0। ठीक है, तो अगला जो फैक्टर रहेगा वो 2 डिग्री का रहेगा, तो अगला फैक्टर 2 डिग्री का रहेगा, उसमें ये 1 रहेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये x का कोएफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो किसी को कोई डाउट इसमें, कोएफिशिएंट का No, सम sir. 0 कैसे है? अब No, इसके लिए तो sir. एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, ये तो मेरे ख्याल से ये तो पूछने वाला डाउट नहीं था। कोएफिशिएंट्स क्या है यहाँ पे, 1 माइनस 6 11 माइनस 6, ठीक है। तो आ रहा है क्या 0 सम इनका? सर वो x माइनस 1 कैसे आ गया? यस सर, वो 0 तो नहीं ना सर? 0 नहीं है सम ये, आ रहा है सर 0। आ रहा है yes, sir. सर. तो क्या क्या हो क्या गया, कुछ किया है क्या तुम लोगों ने? ये इनका सम 0 नहीं आएगा, इन 4 नंबर्स का। यस सर 0 है। कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तुम इसमें? ये पूरा कोएफिशिएंट होता है ये -6, ठीक है। ये पूरा कोएफिशिएंट, सिर्फ यहाँ पे 6 11 मत उठा लेना, विद साइन उठाना होता है। यस सर, ओके सर। तो क्लियर है, कोएफिशिएंट का सम 0 है, तो एक फैक्टर x माइनस 1, एंड वो इससे भी साबित हो गया कि फाइनली 0 आ रहा है, इसका मतलब x माइनस 1 तो फैक्टर रहेगा ही, है ना। फाइनली रिमाइंडर देखो 0 आ रही है, इसका मतलब ये फैक्टर है, यस कोई गलती नहीं की हमने इसमें, सही है ये। तो ये देख लो अगला x माइनस 1, इसको भी आगे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स आएंगे x माइनस 2 x माइनस 3। क्लियर? Yes, sir. तो जब भी हायर डिग्री, ये तो चलो क्यूबिक के लिए हमने देखा, ऐसे ही तुम 4th डिग्री के लिए भी देख सकते हो, 5 डिग्री के लिए भी देख सकते हो। सबसे पहले क्या चेक करना है, कोएफिशिएंट का सम। कोएफिशिएंट का सम अगर 0 आ रहा है तो वो उसमें एक फैक्टर क्या रहेगा, उसका x माइनस 1 रहेगा, ठीक है। एंड अगला फैक्टर निकालेंगे, अब वो तुम्हारे ऊपर है कैसे निकालना है। तुम या तो सिंथेटिक डिवीजन से निकालो या x माइनस 1 से इसको डिवाइड करके निकालो, ये वाला x माइनस 1 सर यहाँ अगर पे। कोई
हाँ, सर आगे कोई जीरो नहीं आ रहा है तो अभी बताऊंगा ना आगे। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, ये चेक करना है कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है या नहीं। अगला पॉइंट के ऊपर भी आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये वाला डिवीजन तो मेरे ख्याल से सभी को आता होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे देंगे, Yes, sir. है ना। तो फिर ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके से जा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो लेंदी है थोड़ा, इसकी वजह से सिंथेटिक डिवीजन आसानी से आ जाता है सब कुछ। अब मान लो कोएफिशिएंट का सम 0 नहीं आ रहा है, तो उसके बाद दूसरी चीज क्या देखनी है, तो लिखो वो थर्ड पॉइंट में दूसरी चीज जो हमें देखनी है फैक्टराइज करते वक्त, if sum of the coefficients of odd degree terms, मतलब जिनकी पावर ऑड आ रही है ना, उनके कोएफिशिएंट का सम ऑड डिग्री टर्म्स is equal to sum of the coefficients of even degree terms then x plus 1 is factor of polynomial. x plus 1 is factor of polynomial आता कैसे वो भी देखते हैं। पहले तो क्या होगा, इसमें क्या होना चाहिए, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स, मतलब जितने भी ऑड डिग्री के टर्म्स आ रहे हैं उनके कोएफिशिएंट का सम किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन डिग्री टर्म्स। तो अगर ऐसा हो गया तो एक फैक्टर उनका x plus 1 आ जाएगा। तो देख लो कैसे ये हो गया। Yes, sir. यस सर। एक एग्जांपल अब इसमें f of x इज इक्वल टू हम ले रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे बताओ कोएफिशिएंट का सम 0 आ रहा है क्या? No, sir. No, sir. सर तो x माइनस 1 तो फैक्टर नहीं होगा। सबसे पहले तो ये चेक करना है कोएफिशिएंट का सम, तो वो 0 नहीं आ रहा है, तो x माइनस 1 फैक्टर नहीं है। अब उसके बाद तुम यहाँ पे पहले ये बताओ, हम ये देख लेते कि x प्लस 1 कैसे आता है फैक्टर। -1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, x की जगह पे -1 पुट करने पे। -1 की पावर 3 कितना, -1 -1. -1 का स्क्वायर -2. -1 का स्क्वायर 2 -1 -1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 तो ये 2 1. इंटू 2 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये -2 -2 1, सम कितना आ रहा है ये 0. 0 0। तो f ऑफ -1 अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब एक फैक्टर क्या रहेगा, X plus 1. x minus 1 x प्लस 1 रे, ये x प्लस है ना रिमाइंडर थ्योरम। देखो अगर f ऑफ a 0 है तो x माइनस एक फैक्टर है, तो f ऑफ -1 अगर 0 हो रहा है तो x माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1 एक फैक्टर आएगा। और इसमें देखो इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करो, ऑड डिग्री मतलब ये वाले टर्म्स, इनके कोएफिशिएंट का सम कितना है 3. 3, एंड इवन डिग्री मतलब ये वाले, इन दोनों के कोएफिशिएंट का सम 3. 3. 3। तो इवन डिग्री के कोएफिशिएंट का सम ऑड डिग्री के इक्वल आ रहा है, उसकी वजह से x प्लस 1 उसका क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। तो दूसरी चीज हमें ये चेक करनी है किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते वक्त, एक तो कोएफिशिएंट का सम अगर वो नहीं हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो ऑड डिग्री के कोएफिशिएंट का सम इवन के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करेंगे। आ गया तो x प्लस 1 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर सिंथेटिक डिवीजन से, ये कौन से x के लिए 0 होता है, -1. -1। अब उसके बाद बाकी इसको हम
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उसके पावर में लिखेंगे 1 2 2 1, ये वाला 1 एज इट इज नीचे। अब ये 1 इंटू -1 आएगा -1, उसको इसके नीचे दे दिया, तो इन दोनों का सम 1। अगेन 1 इंटू -1 2 के नीचे, दोनों का सम 1। 1 इंटू -1 सम 0। तो जो अगला 0. फैक्टर रहेगा वो 2 डिग्री का, तो उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का 1 एंड कांस्टेंट टर्म 1, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो जो तीसरा पॉइंट है अब, हाँ बोलो। सर हाँ, लास्ट वाले में 0 नहीं आया तो हम x क्यूब लेंगे ना लास्ट वाले में सर, वो डिवीजन में लास्ट में अगर 0 नहीं आया 0 आएगा ही वो, अगर x प्लस 1 फैक्टर रहेगा तो वो 0 आएगा ही। ठीक है? सर, फिर हमेशा इक्वेशन x के पावर 2 से स्टार्ट होगी, उससे ऊपर नहीं जा सकती। जा सकती है ना, ये तो तुम सुन ही नहीं रहे हो ढंग से। ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है? 3 3। ये वाला फैक्टर कितने डिग्री का? 1 1। तो अगला फैक्टर कितने डिग्री का आना चाहिए? 2। यस सर। मान लो अब पॉलिनोमियल 4 डिग्री का रहता, उसमें ये वाला फैक्टर 1 डिग्री का आता, तो अगला फैक्टर कितने डिग्री का होना चाहिए? 3. क्यूब 3 डिग्री का होना चाहिए, है ना? इससे ये प्रेडिक्ट मत करना हमेशा 2 डिग्री का ही रहेगा दूसरा फैक्टर, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे क्यूबिक कोई फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो एक फैक्टर 1 डिग्री का आ रहा है तो दूसरा 2 डिग्री का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 4 डिग्री का रहेगा कोई पॉलिनोमियल, तो एक फैक्टर 1 डिग्री का तो दूसरा 3 डिग्री का आएगा। ठीक है? यस सर। सर। तो चलो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में और एक पॉइंट हम देखते हैं, अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर क्या करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। ठीक है? Yes, sir. तो आज जो Okay, हुआ है sir. वो क्लियर है सभी Okay, को? Yes. Yes, sir. फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, यस सर। फिर उसके बाद पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना, ये देखा है आज हमने। ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर का होमवर्क एक टीपीपी 1 2 3। ठीक है? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। अब Bye, sir. बाय। बाय Thank you, sir. सर।